में न्यायालय से एक्विटल का आदेश पारित होता है। वजह सिर्फ यह नहीं है कि किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। मुझे लगता है वजह विलंब से साक्ष्यों का आना। इस क्रम में या तो साक्षी इस दुनिया को छोड़ देते हैं या इस बीच में नई बातें कुछ और आती हैं जिसकी वजह से इस तरह की। तो सवाल यह है कि जिस अनुसंधानकर्ता ने साक्षी का बयान लिया है, अगर न्यायालय में आकर वो अपने बयान से मुकरता है तो क्या अभियोजन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी आप लोगों के समक्ष होगा। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि इस तरह के केसेज में जहां भी आरोप पत्र समर्पित हो, यह सुनिश्चित करना अभियोजन का दायित्व होगा कि यथाशीघ्र साक्षी न्यायालय में उपस्थित कराए जाएं और उनका साक्ष्य भी रिकॉर्ड कराया जाए। दूसरा, पेटी ऑफेंसेस के मामले में अधिकांश कॉम्प्रोमाइज पिटिशंस दाखिल हो जाते हैं। मेरी समझ में छोटे ऑफेंसेस में अगर इस तरह का कॉम्प्रोमाइज पिटिशन दाखिल होता है, शिकायतकर्ता की ओर से यह बयान दिया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति हो गई है, हम शांति के साथ रह रहे हैं और आगे गवाही की जरूरत इसमें नहीं है, न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि उसको बरी कर दे। यह अभियोजन का दायित्व है कि ऐसी स्थिति में इस बात को सुनिश्चित करे कि सचमुच मुकदमा करने के समय क्या वास्तव में ऐसी स्थिति थी। दूसरी बात, बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स ऑफेंसेस के हैं इसको भी अनुसंधानकर्ता ध्यान में रखें। सिर्फ कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति से ही आता है यह प्रोसिक्यूशन के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा अपराध की परिभाषा में जो भी शब्द दिए गए हैं उसका ध्यान रखते हुए अनुसंधानकर्ता आरोप पत्र समर्पित करें। कई केसेस में देखा गया डिस्चार्ज एप्लीकेशंस आ रहे हैं, बहस के दरमियान ये बताया जा रहा है कि कहीं भी इस अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति न आए इसके लिए अनुसंधानकर्ता सुनिश्चित करें। अगर ऐसी स्थिति हो जहां नहीं बनता है, खुद ही वो आरोप पत्र समर्पित नहीं करेंगे। अगर उन्हें लगता है तो पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ही आरोप पत्र समर्पित करें, जिसकी वजह से न्यायालयों का समय भी नष्ट होता है, अभियोजन का भी समय बर्बाद होता है, विटनेसेस को बुलाने में भी परेशानी होती है। अभियोजन का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि किसी तरह से अगर एफआईआर रजिस्टर हो गया तो एन प्रकार उसमें सजा हो ही, ऐसी जरूरी नहीं है। सरकार का दायित्व है कि सही साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष ले आए। कन्विक्शन और एक्विटल ये स्टेट का रोल नहीं है, सिर्फ साक्ष्यों को लाना रोल है। इस तरह का भ्रांतियां फैलती हैं कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में एक्विटल अगर हो गया तो हमारे लिए प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के लिए एम्बैरेसिंग है। मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या एम्बैरेसमेंट है। सही साक्ष्य लाना आपका दायित्व है। उसके बाद सही जो घटनाक्रम हुए हैं वो न्यायालय में सही डिपोजिशंस आए और उसके मुताबिक उन दोष के आधार पर निर्णय पारित हो। इसका अगर ध्यान अभियोजन पदाधिकारी अनुसंधानकर्ता भी इसको ध्यान में रखें तो मुझे लगता है वादों के निष्पादन में सहूलियत होगी। शुक्रिया। आप लोगों ने प्रश्न किए, कुछ फायदा हुआ, लाभ हुआ ना? पुलिस अधिकारी, कोई भी एक पुलिस अधिकारी बोलेंगे फायदा के विषय में, लाभ के विषय में। किसी भी आपराधिक कांड के दर्ज करने का अंतिम परिणाम, अंतिम मिशन, लक्ष्य अपराधियों को सिद्ध दोष कराना है। तो ये अभी जो कार्यशाला आज हम लोगों ने किया, पहली कार्यशाला है इस विषय पर। आप लोग सभी जानते हैं इस तरह की निरंतर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे और यहाँ से जाने के बाद आप सभी प्रत्येक सत्र में जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का वितरण अपने सहकर्मियों में, अपने लोगों के बीच में करेंगे। आप सभी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जो भी जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय आए हैं या अभियोजन अधिकारी महोदय, थानाध्यक्ष महोदय, पुलिस उपाधीक्षक महोदय, सारे लोग हमारे संदेश वाहक होकर यहाँ से जाएंगे। और निश्चित रूप से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे माननीय न्यायाधीश महोदय का कि अपना बहुमूल्य समय उन्होंने दिया आप सभी लोगों के लिए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। अगला सत्र श्री पारसनाथ उप महानिरीक्षक विशेष शाखा आपको संबोधित करेंगे। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूर्ण सतर्कता पूर्वक इसमें प्रतिभागिता करें। प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चलना चाहिए और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं श्री पारसनाथ
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के विशेष प्रावधानों, उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में आपसे वार्तालाप के लिए। धन्यवाद सर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो बनाया गया है वो बेसिकली अस्पृश्यता को समाप्त करने, छुआछूत जिसे सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, उसे समाप्त करने से जो अधिकार उद्भूत होते हैं उसके लिए है। प्रारंभ में जब ये 1955 में बनाया गया था तो इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नहीं था। उस समय इसका नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था, जिसे 1976 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि मैं कहीं का प्रशिक्षक नहीं हूं। हाँ, जरूर पढ़ा लिखा मैंने थोड़ा मोड़ा है, तो उसी के आधार पर आपको जानकारी दूंगा। तो मुख्य बातें आपको बताऊंगा, आप उसके संबंध में जो भी आपके सवाल आएंगे मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह अधिनियम 1 जून 1955 से लागू हुआ और इसमें 17 धाराएं हैं। पूरे देश में यह अधिनियम लागू है। इस अधिनियम की जो धारा 2 है वो विभिन्न चीजों की परिभाषा देता है। आप लोगों के पास किताब है, इसलिए बहुत ज्यादा मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिविल अधिकार के बारे में उसमें दिया गया है कि सिविल अधिकार वह अधिकार है या ऐसा अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता के प्रचलन को समाप्त करता है, उसका चाहे जो फॉर्म हो। और ऐसे अस्पृश्यता की समाप्ति से जो अधिकार उद्भूत होते हैं उन्हें सिविल अधिकार कहा जाता है। बाकी आपको उसमें होटल, लोक मनोरंजन स्थान, लोक पूजा स्थान, विहित अधिनियम क्या है, अनुसूचित जाति क्या है, दुकान क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया गया है। मुख्य चीज आप देखेंगे अगर इसका पूरे अधिनियम का, तो वह यह है कि कोई भी ऐसा स्थान जो सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थान हो या व्यक्तिगत स्थान भी हो, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक रूप में किया जा रहा हो, तो उन सब जगहों पर अस्पृश्यता का उपयोग या उसके आधार पर विभेद को प्रतिबंधित किया गया है, उसे रोका गया है। और उसी सब के आधार पर यह अधिनियम में विभिन्न प्रावधान विभिन्न धाराओं में किए गए हैं। अपराध की जो इसमें विभिन्न जगहों पर दी गई है कि कौन कौन से कार्य अपराध होंगे, उनको अगर हम लोग मुख्य तौर पर देखें तो सेक्शन 3 से लेकर 10 तक ही दिया गया। इसमें 1-2 सेक्शन और हर चीजों में क्या क्या चीजें हैं वो अलग अलग हैं। जैसे पहली जो सेक्शन 3 में है वो धार्मिक स्थल और पूजा से संबंधित है। तो अब उसमें भी वही है कि अगर कोई ऐसा स्थान है जो सार्वजनिक पूजा का स्थल है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, और अगर रोका जाएगा तो ये अपराध होगा। इसी तरह से कि अगर कोई लोक स्थान, लोक पूजा स्थल है और उससे संबंधित किसी प्रकार का जल का प्रावधान है, चाहे कुआं हो, चाहे जलसमड़ी हो, तालाब हो, जल स्रोत हो, किसी प्रकार का हो, और उसका उपयोग और सभी लोग अगर करते हैं
तो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह या वर्ग को अगर अस्पृश्यता के आधार पर ऐसे जल का उपयोग करने से रोका जाएगा तो वह इस अधिनियम के तहत अपराध होगा। तो ये दो मुख्य चीजें हैं जो पूजा स्थल के संबंध में है, जिसमें एकदम क्लियर कट है। एक पूजा स्थल है और दूसरा उससे संबंधित जो जल है, पवित्र जल हो, पवित्र सरणी हो, तालाब हो, जल स्रोत किसी प्रकार का हो सकता है। इन दोनों चीजों पर जो रोक लगाई जाती है वो अगर अस्पृश्यता के आधार पर लगाई जाती है तो वो अपराध होता है, जो सेक्शन 3 में दिया गया। सेक्शन 4 जो है वो आपको सोशल सामाजिक निर्योग्यताओं के बारे में करता है बात, और उसमें जो जो चीजें दी गई हैं उसका अपराध का प्रावधान किया गया है। उसमें मुख्य चीज यही है कि अगर किसी को अस्पृश्यता के आधार पर करने से रोका जाता है, किसी नदी, जलधारा, जल स्रोत या और किसी चीज का उपयोग करने से रोका जाता है, राज्य की निधि से जो पूर्णतः या अंशतः पोषित संस्थान हैं जिनका लोक प्रयोग किया जाता है, आम आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है, उनमें अगर प्रवेश से रोका जाता है, उनका उपयोग करने से रोका जाता है, जनसाधारण के लिए कोई अगर न्यास, जनसाधारण के फायदे के लिए या उसके किसी बड़े समूह के फायदे के लिए कोई न्यास बनाया गया है तो उस न्यास का लाभ नहीं दिया जाता है। सार्वजनिक जो सवारी है उसका उपयोग अस्पृश्यता के आधार पर रोका जाता है। किसी और निवास या परिसर या कोई लैंड जो उससे अटैच्ड है उसमें प्रवेश करने से रोका जाता है। धर्मशाला, मुसाफिर खाना, सराय आदि जो चीजें हैं उसमें प्रवेश नहीं दिया जाता, उसका उपयोग करने से रोका जाता है। आभूषण और अलंकार का उपयोग रोका जाता है। और कोई सामाजिक रूढ़ी हो, धार्मिक प्रथा हो या कर्म हो, कर्मकांड हो, इन सब का उपयोग करने या अनुपालन करने से अगर अस्पृश्यता के आधार पर रोका जाता है तो वह अपराध होगा। यह सेक्शन 4 आपका है जो बेसिकली सामाजिक कुरीतियों से संबंधित जो रोक व्यक्तिगत करते हुए बनाया गया। तो सेक्शन 3 कंप्लीटली धर्म से संबंधित चीजें नजर आती हैं, सेक्शन 4 में सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे संबंधित है। सेक्शन 5 जो दिया गया है उसमें जो अपराध दिए गए हैं वो अपराध अस्पताल, डिस्पेंसरी, शिक्षण संस्थान और छात्रावास, इन 4 चीजों पर लागू होते हैं कि अस्पृश्यता के आधार पर इन चारों चीजों में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता, और अगर रोका जाएगा तो वो अपराध होगा। या प्रवेश दिया गया और बाद में अस्पृश्यता के आधार पर विभेद किया जा रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से, तो ऐसा विभेद करना या इस प्रकार का प्रवेश रोकना दोनों ही इस अधिनियम के तहत अपराध है जो सेक्शन 5 में दिया गया है। सेक्शन 6 जो है वो व्यवसाय और आजीविका से संबंधित है। तो उसमें यह है कि अगर कोई आदमी किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहा है या कोई सेवा दे रहा है तो जिस टर्म्स और कंडीशन पर वो आम आदमी को दे रहा है किसी भी स्थान पर, उस टर्म्स और कंडीशन के आधार पर वह कुछ लोगों के साथ विभेद करता है, सेवा नहीं देता है या व्यापार नहीं करना चाहता है, सिर्फ एक कारण से कि वह अस्पृश्य है या अस्पृश्यता के आधार पर वह व्यवसाय करने से या सेवा अपनी देने से रोकता है, तो यह कार्य जो व्यक्ति का रहेगा वह इस अधिनियम के तहत सेक्शन 6 में अपराध है। तो अगर कोई आदमी आम आदमी को दे रहा है, अपनी चाहे सेवा दे चाहे उससे व्यवसाय करे, व्यापार करे, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को सिर्फ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता के आधार पर रोक नहीं सकता, और अगर रोकेगा तो अपराध होगा।
सेक्शन 7 जो इसका है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 से संबंधित मुख्य चीज है, उसी से आगे बना हुआ है कि जब अस्पृश्यता को बैन कर दिया गया है तो बैन करने के कारण से आज के समय में हम लोग नहीं उतना अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन 1955 में 1950 में जब स्थितियां भिन्न थी तब ये जरूर था कि इस फॉर्म को रोकने का मतलब कि कुछ लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में कोई अधिकार प्राप्त हो रहा है। तो वैसे अधिकार जो अस्पृश्यता को समाप्त करने से उत्पन्न होते हैं उनके प्रयोग में व्यवधान उत्पन्न करना ये दंडनीय है। और दूसरा इसका खंड है वो जो इस तरह का अधिकार उद्भूत होगा, उत्पन्न होगा अस्पृश्यता को समाप्त किए जाने से, उसको उपयोग करने में अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ में अत्याचार करता है, उत्पीड़न करता है, उससे रोकता है, बाधा डालता है, क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे कार्य भी अपराध होंगे। तो एक तरफ तो अधिकार के उपयोग में रोक की बात है और दूसरे खंड में उस अधिकार को उपयोग करने के लिए दूसरे प्रकार की क्षतियां जो पहुंचाई जाती हैं, प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उसको भी रोका गया। तीसरा ये है इसी का खंड कि कोई आदमी अगर शब्द से बोल करके, लिख करके या दृश्य रूपण जो कुछ बना करके या किसी अन्य माध्यम से अगर अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो वह कार्य भी दंडनीय है। और चौथा इसका खंड है कि अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं है, अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं, जिन कार्यों को अपराध के रूप में वह किया जाता है, तो वह भी अस्पृश्यता के आधार पर, चाहे वो अपमान कर रहा है या अपमान करने का प्रयास कर रहा है, इंसल्ट करना या इंसल्ट करने का प्रयास, तो वो अस्पृश्यता मानी जाएगी और इस अधिनियम और सेक्शन 7 के तहत दंडनीय होगी। एक और प्रावधान इसमें है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती लेबर कराने से संबंधित, वो स्पेसिफिक है, सफाई कराना है, पशु का शव हटाना, पशुओं का खाल निकालना और नाल काटना, तो ये 4 चीज अगर अस्पृश्यता के आधार पर जबरदस्ती कोई करवाने का कोशिश करता है तो वह भी दंडनीय है। तो ये हम लोगों का जो सेक्शन है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2 बिंदुओं को कवर करता है। एक तो जो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, तो जो अधिकार उत्पन्न होता है उसको लागू करने के संबंध में। दूसरा, जो भी आदमी किसी रूप में अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, बोल करके, लिख करके, कह करके। और तीसरा, बॉन्डेड लेबर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जबरदस्ती जो 4-5 प्रकार के कार्य हैं उनको कराया जाना सिंगल एक आधार पर कि अस्पृश्यता के आधार पर कराया जा रहा है, तो वो इस सेक्शन 7 के तहत दंडनीय है। सेक्शन 8 और 9 में जो चीजें दी गई हैं वो 8 की जो है वो कि अगर किसी व्यक्ति को, वो चाहे ह्यूमन हो या फिर लीगल पर्सन जो होता है, दोनों को कोई व्यापार करने में, नियोजन करने में या वृत्ति जो प्रोफेशन होता है उसके संबंध में उसने कोई अपराध कर दिया है और उसके लिए दोष सिद्ध या सजा हो गई, तो जब न्यायालय इस तरह का सजा देगा तो अगर उसकी यह राय है कि उस संबंधित व्यक्ति को सरकार की तरफ से किसी प्रकार का लाइसेंस या कोई और सुविधा प्राप्त है, तो वह न्यायालय उस
सुविधा को या उस लाइसेंस को स्वतः समाप्त करने का आदेश पारित कर सकता है। तो जो हम लोगों ने सेक्शन 6 में देखा है ट्रेड के आधार पर, कि ट्रेड के आधार पर आप अपनी कोई भी आदमी आम पब्लिक को अगर ट्रेड कर रहा है और सेवा दे रहा है तो उसके आधार पर विभेद नहीं कर सकता। तो अगर वो वहां विभेद कर रहा है और कन्विक्शन उसका हो जाता है और उसे कोई व्यवसाय चलाने के लिए या व्यापार करने के लिए सरकार से किसी प्रकार की सहूलियत प्राप्त है, तो कोर्ट द्वारा उस सहूलियत को वापस लिया जा सकता है, वापस लेने का आदेश पारित किया जा सकता है। और कोर्ट द्वारा पारित किया गया आदेश संबंधित सुविधा को विड्रॉ करने के लिए जो सक्षम पदाधिकारी होता है उसका आदेश माना जाएगा। सेक्शन 9 में फिर है कि अगर किसी सार्वजनिक पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान या छात्रावास को सरकार से भूमि या रुपए, धन, मनी के रूप में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त है और उसके प्रबंधक या न्यासी इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाते हैं, अस्पृश्यता के निवारण सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाए जाते हैं, तो जो भी उस न्यास को या उन व्यक्तियों को फायदा सरकार के तरफ